ये कहते हैं कि लॉसलेस मीडियम के लिए आपका डाइलेक्ट्रिक मतलब कि आपका एटेन्यूएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फेज कांस्टेंट, ठीक है, और प्रोपागेशन कांस्टेंट, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। ठीक, तो आज हमें जिसमें हमने आपको बताया हुआ था कि आपका अल्फा की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, और मैंने कहा था इस चीज़ को आप करके देखिएगा, वैल्यू पुट करिएगा, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, वहाँ से आपको क्या करना होगा, अल्फा और बीटा की वैल्यू हम निकालेंगे। तो जब हम अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे क्या आता है आपका, बीटा इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाय 2 विद इन ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा अल्फा आया था, एज इट इज आपका बीटा आएगा, सॉरी अल्फा बीटा आया हुआ था, और इसी में हमें अल्फा की वैल्यू जब हमने निकाली थी तो जस्ट इक्वल था अल्फा बीटा के, बस यहाँ पे साइन क्या हो गया था, चेंज हो गया था। तो ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया हुआ था कि आपका अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे आएगी, तो आपने इसे करके देखा था, वैल्यू आ रही थी? जी मैम, मैंने करके नहीं देखा था। अच्छा ठीक है, आप एक बार इसे ट्राई करिएगा कि वैल्यू ये आ रही कि नहीं आ रही है। ठीक है, वैसे वैल्यू ये आएगी क्योंकि उसी से कैलकुलेट करके निकाला हुआ है। फिर भी अगर किसी स्टेप में आपको प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो आज हमें ये डिस्कस करना है कि आपका इंट्रिंसिक इम्पीडेंस क्या होता है और लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। ठीक, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि इंट्रिंसिक इम्पीडेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर जनरल वे में हम इसको डिफाइन करना चाहें तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस। तो हम इंट्रिंसिक इम्पीडेंस तभी फाइंड आउट कर पाएंगे क्योंकि इंट्रिंसिक इम्पीडेंस क्या बताया मैंने, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन दोनों की वैल्यू पता होगी तभी तो आप निकाल पाओगे इसका इंट्रिंसिक इम्पीडेंस। जब तक आपको ई और एच की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक आप रिलेशन कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक, तो यहाँ पे हमें ये फाइंड करना है कि लॉसी अगर हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, जहाँ पे कंडक्टिविटी आपका क्या होता है, जीरो के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो हम लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए इंट्रिंसिक इम्पीडेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमने ये कंसीडर किया कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आपका वेव आपका, क्योंकि आप 3 डायमेंशन में स्टडी कर रहे हैं तो वेव या तो एक्स डायरेक्शन में प्रोपागेट कर सकी है या वाई या जेड, किसी भी डायरेक्शन में कंसीडर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ ये कंसीडर किया हुआ है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक्स डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि आपका जब वेव क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब प्रोपागेट करती है तो उसमें जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेट करती है वो और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों चीजें एक दूसरे के जस्ट क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक, तो जिस डायरेक्शन में हम वेव का प्रोपगेशन कंसीडर करते हैं उस डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, उसका कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर जैसे यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है, तो आपका यहाँ पे जब हम वेक्टर ई लिखेंगे तो दैट इज गिवन बाय ई वाई ए वाई, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस ई जेड आपका ए जेड, इसमें ई एक्स इन प्लस ई एक्स ए जेड जो एक्स का जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वेव का प्रोपेगेशन क्या है, एक्स डायरेक्शन में। अगर सपोज करिए यही मैं ये कंसीडर करती कि वेव आपका क्या है, वाई डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहा है, तो क्या हो जाता जी, एक्स आता, एक्स और वाई, एक्स एंड जेड आता मैम। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वेव को ये कंसीडर करके चलते कि वेव का जो प्रोपगेशन है वो अगर वाई डायरेक्शन में है तो वहाँ पे वाई वाला कंपोनेंट जीरो हो जाता, केवल हमें किसका किसका कंपोनेंट मिलता, ई जेड का और ई एक्स का।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये कंसीडर किया हुआ है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक्स डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेम मैग्नेटिक फील्ड, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कंसीडर कर लिया हुआ है। ठीक, अब देखिए मैक्सवेल इक्वेशन फॉर टाइम वेरिंग फील्ड के लिए आपका मैक्सवेल इक्वेशन क्या होती है, अगर हम मतलब डिफाइन करें तो डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे प्लस जे ओमेगा डी। ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ठीक है, कि यहाँ पे डी ओवर डी टी आता है, जहाँ पे डी ओवर डी टी आएगा उसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, जे ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ हम पढ़ाते जा रहे हैं उसको पढ़ते चलिए साथ में, क्योंकि ये चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम होगी अगर आप पिछला वाला मतलब पीछे जो भी पढ़ाया हुआ है अगर आप उसे मतलब रिकॉल नहीं करेंगे तो। ठीक, तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, मैक्सवेल इक्वेशन टाइम वेरिंग फील्ड के लिए क्या होती है वो मैंने लिख दिया है, दैट इज एम्पियर लॉ, और डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी टी बी होता है। ठीक है, डी ओवर डी टी की जगह हम क्या लिख देंगे, जे ओमेगा। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन हम यहाँ पे कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इसे इक्वेशन थर्ड कंसीडर कर लिया, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू, और डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू को हमने क्या कंसीडर कर लिया है, इक्वेशन 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन इनमें से किसी भी इक्वेशन को आप एक्सपेंड कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, जो इक्वेशन 4 है उसको हमने एक्सपेंड कर दिया। यहाँ पे डेल क्रॉस दैट मीन्स कर्ल ऑफ ई लिखा हुआ है, तो हम इसे लिख सकते हैं डेल क्रॉस ई मैग्नीट्यूड यहाँ पे लगाएंगे तो ए एक्स, आपका वेक्टर क्वांटिटी कैसे लिखी जाती है, आपका आई जे के हम लिखते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ए एक्स यूज कर रहे हैं, ए वाई यूज कर रहे हैं, ए जेड यूज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी वाई, डी ओवर डी जेड, और ई एक्स ई वाई ई जेड। ठीक, बट अभी मैंने इससे पहले बताया हुआ था कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ई एक्स का कंपोनेंट गिवन नहीं है, क्योंकि वेव का प्रोपगेशन क्या है, एक्स डायरेक्शन में है, तो ई एक्स क्या हो जाएगा, 0। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक, अब जब वेव ई एक्स डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है तो उस डायरेक्शन में डी ओवर डी वाई, क्योंकि वाई और जेड का कंपोनेंट तो वहाँ पे ई एक्स के फॉर्म में आप लिखोगे तो यहाँ पे वैल्यू ओवरऑल क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे हम डी ओवर डी एक्स तो आपका कंपोनेंट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ठीक, तो आपका डी ओवर डी वाई और डी ओवर डी जेड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0। ठीक, तो इसको हमने इज इक्वल टू क्या लिख दिया हुआ है, माइनस जे ओमेगा एच, वेक्टर एच लिखा हुआ है, तो सेम हम इक्वेशन यहाँ पे देखिए सेकंड का यूज करके एच की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, तो एच आपका क्या गिवन था, वेक्टर एच इज इक्वल टू एच वाई ए वाई प्लस एच जेड ए जेड। ठीक, तो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे केवल इस इक्वेशन को क्या कर दिया है, ओपन कर दिया। ठीक, अब वेक्टर ये आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आई थिंक आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनली जब हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो उसके बाद हमारी जो वैल्यू आएगी ये गिवन है, इसमें हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट मतलब डी ओवर डी एक्स जहाँ जहाँ आ रहा है हम क्या करें, ई जेड ए वाई और ए जेड का कंपोनेंट जो है उसका हम कंपेयर करा देंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट, तो वी विल गेट डी ओवर डी एक्स ई जेड इज इक्वल टू जे ओमेगा म्यू एच वाई। ठीक, एंड डी ओवर डी वाई ई एक्स या पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ई वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे ओमेगा म्यू एच जेड। इतने में कोई प्रॉब्लम हो केस? नो मैम। ठीक है, केवल डिटर्मिनेंट आपको क्या करना है, यहाँ पे ओपन कर देना है और कोफिशिएंट की हमें क्या कर देनी है, कंपेयरिंग कर देनी है। तो यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगी, इक्वेशन डी ओवर डी एस ई जेड इज इक्वल टू जे ओमेगा म्यू एच वाई, दैट इज इक्वेशन नंबर 5, एंड डी ओवर डी एक्स ई वाई इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू एच जेड, दैट इज इक्वेशन नंबर 6। ठीक, अब हम चूंकि ये क्या है आपका, ये आपकी पार्शियल डिफरेंशिएशन है, और पार्शियल डिफरेंशिएशन का जब हम अगर फर्स्ट ऑर्डर की, ये फर्स्ट ही ऑर्डर तो है। ठीक है,
तो फर्स्ट ऑर्डर की जब पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन होती है तो उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पे उस चीज़ को यहाँ पे कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये चीज़ आप फैमिलियर हो गए इस चीज़ से। तो हम इसमें क्या किया, मैंने जो आपका इक्वेशन ई वाई दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 6 जो है उसका हम खुद से एक सोल्यूशन कंसीडर करके चल रहे हैं। ई वाई इज इक्वल टू ई वाई 0 ई की पावर माइनस गामा एक्स, ठीक है। और गामा की वैल्यू क्या होती है, लास्ट टाइम मैं बता चुकी हूँ, मैंने गामा इज इक्वल टू कंसीडर किया हुआ था अंडर रूट जे ओमेगा म्यू सिग्मा विद इन ब्रैकेट सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। गामा स्क्वायर आया था अगर आपको पहले का ध्यान हो, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है इतनी कि मुझे बैक में जाना पड़ेगा बताने के लिए। गामा को मैंने ये कंसीडर किया हुआ था, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं गामा की वैल्यू ये होती है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ कि इसका फर्स्ट एक्स के रिस्पेक्ट में मैं इसका क्या कर रही हूँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रही हूँ कि इसको मैंने इक्वेशन एक अनदर इक्वेशन आप कंसीडर कर लीजिए अपने आप से 7 कंसीडर कर लीजिए। तो इसको इन्होंने 10.23 कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसका फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है ई वाई इज इक्वल टू ई वाई 0 ई की पावर माइनस गामा एक्स गिवन है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, डी ओवर डी एक्स ई वाई इज इक्वल टू माइनस गामा ई वाई 0 ई की पावर माइनस गामा एक्स, ठीक। अब ये देखिए माइनस आपका ई वाई 0 ई की पावर माइनस गामा एक्स किसके इक्वल था, ये देखिए ई वाई इज इक्वल टू क्या था, ई वाई 0 ई की पावर माइनस गामा एक्स। तो इतने टर्म के प्लेस पे मैं क्या यूज कर सकती हूँ, ई वाई। तो मैंने इस इक्वेशन में क्या किया हुआ है, इसके प्लेस पे ई वाई मैंने पुट कर दिया। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, डी ओवर डी एक्स ई वाई इज इक्वल टू माइनस गामा ई वाई, ठीक। अब सेम आपका जो इक्वेशन आपकी 6 जो गिवन है दिस वन, ठीक है, डी ओवर डी एक्स ई वाई इज इक्वल टू माइनस गामा ई वाई था। तो हमने यहाँ पे ये देखें कि इक्वेशन 6 में डी ओवर डी ओवर डी एक्स ई वाई की वैल्यू क्या थी इक्वेशन 6 में, माइनस जे ओमेगा म्यू एच जेड। तो मैं इस इक्वेशन में इस क्वांटिटी को दैट मीन्स जहाँ पे डी ओवर डी एक्स ई वाई लिखा हुआ है उसके प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, यूजिंग इक्वेशन 6 को अगर हम यूज करें तो क्या पुट कर सकते हैं, माइनस जे ओमेगा म्यू एच जेड, ठीक। अब इन दोनों क्वांटिटी, ये दोनों क्वांटिटी क्या है, जस्ट इक्वल हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करें, ई वाई बाय एच जेड निकाल लें, क्योंकि हमने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपका इंट्रिंसिक इम्पीडेंस क्या होता है। इंट्रिंसिक इम्पीडेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ई टू एच, ठीक। तो यहाँ पे मुझे ई और एच के फॉर्म में इक्वेशन मिल गई है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ई वाई डिवाइडेड बाय एच जेड इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, जे ओमेगा म्यू अपॉन गामा, ठीक। अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, गामा की वैल्यू पुट कर दी है। गामा की वैल्यू देखिए 10.23 में मैंने क्या कंसीडर किया था, वेयर गामा इज इक्वल टू अंडर रूट जे ओमेगा म्यू विद इन ब्रैकेट सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे, आफ्टर कैलकुलेट करेंगे तो ये रूट के बाहर है और ये रूट के अंदर इसकी क्वांटिटी आएगी, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर का टर्म क्या बचेगा, जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, ठीक है। इतने में कोई मुकेश दिक्कत तो नहीं है, मुकेश? हेलो हेलो मैम कोई दिक्कत नहीं मैम, हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम हेलो, ठीक है। तो सिमिलरली हम यहाँ से नेक्स्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ई जेड बाय एच वाई इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा जे ओमेगा एप्सिलॉन, ठीक है। अब ये वैल्यू कैसे आई,
बोर्ड दिख रहा है आपको? बोर्ड दिख रहा है बेटा? मुकेश, हेलो। जी मैम। मैम यहाँ पे आपको सर्कल दिख रहा है? सर्कल दिख रहा है? हेलो। देखिए इस केस में क्या है कि अगर आप यहाँ पे मैंने वैल्यू जो रखी हुई है, जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है EY बाई EHZ इज इक्वल टू, हमारी वैल्यू क्या आई थी, अंडर रूट जे ओमेगा म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी आई थी। उसके बाद मैंने सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट EZ अपॉन HY। ठीक है, तो अगर आप बोर्ड पे देखिए यहाँ पे जो सर्कल दिख रहा है, तो इस केस में आपका क्या है, जब आप x से y की ओर, दैट मीन्स आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो उस केस में आपका जो वैल्यू आएगी, दैट मीन्स E और H का जो रेशियो आएगा वे डायरेक्शन, ठीक है, वो आपका पॉजिटिव आएगा। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उस केस में आपका दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, तो उस डायरेक्शन में E और Z का जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, जीरो होता, सॉरी निगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जब हमने पहली वैल्यू जो प्रूव की हुई है, तो देखिए यहाँ पे जो सर्कल है y के बाद कौन सा आना चाहिए, z। ठीक, तो ये हमने जब प्रूव किया तो EY डिवाइडेड बाय HZ आया, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही थी, पॉजिटिव। ठीक, नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट EZ बाय HY। तो यहाँ पे देखिए EZ बाय HY के केस में जब आप इस डायरेक्शन से मूव करेंगे तो साइन आपका पॉजिटिव आएगा, और जब आप अपोजिट यानी जेड से रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आपका साइन कैसा आ जाएगा, निगेटिव। और जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो साइन हमेशा आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमारा कंपोनेंट जो है वो पॉजिटिव और निगेटिव कैसे आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट है जो हमने रेशियो लिया हुआ है आपका EZ और डिवाइडेड बाय HY है, उसका निगेटिव आने का रीजन मेन यही है क्योंकि आपका y के बाद अगर हम z लिखते हैं, दैट मीन्स अगर हम ये लिखते या हम दूसरा कोई कंपोनेंट ले ले, हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि EX और EX तो हालांकि क्योंकि मैंने डायरेक्शन क्या कंसीडर की हुई है, एक्स डायरेक्शन में कंसीडर किया हुआ है, तो EX का कंपोनेंट तो नहीं आएगा। बट फॉर एग्जांपल मैं मतलब इसको डिस्कस कर रही हूँ कि कैसे मैंने पॉजिटिव और निगेटिव लिया हुआ है। तो सपोज करिए कि अगर एक्स डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट मिल रहा है EX और HX, तो उस केस में अगर हम रेशियो निकालते तो आपका वहां पे क्या हो जाता है, EX डिवाइडेड बाय HY। ठीक, तो हम क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, अगर हम इसको जस्ट रिवर्स लिखें, दैट मीन्स हम ये लिखें कि EY मतलब y से x की ओर मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स EY डिवाइडेड बाय आपका क्या है, HX, तो उस केस में आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट निगेटिव हो जाएगी। इतना क्लियर है? तो यहाँ पे निगेटिव आने का मेन रीजन यही है कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना मूव करके, एक साइक्लिक ऑर्डर चलता है ना, एक्स देन वाई देन जेड। ठीक, तो उस डायरेक्शन में जस्ट हम अपोजिट में चले गए, तो इसलिए यहाँ पे साइन कैसा आएगा, निगेटिव। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमने यहाँ से EZ the quantity in the radial is denoted by eta, that means यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है दिस वन,
उसको हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, वो ईटा के इक्वल है, डेट मीन्स अंडर रूट जे ओमेगा म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। इस ओवरऑल क्वांटिटी को मैंने क्या कंसीडर कर लिया, ईटा। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं ई जेड इज इक्वल टू माइनस ईटा एच वाई। ठीक, और ऊपर अगर देखें तो सेम यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं ई वाई डिवाइडेड बाय एच जेड इज इक्वल टू क्या था, अंडर रूट जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। तो इस क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं, ईटा के इक्वल लिख सकते हैं। तो दूसरी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ई वाई इज इक्वल टू ईटा एच जेड। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने इन दोनों क्वांटिटी का स्क्वायर किया, डेट मीन्स ई जेड इज इक्वल टू नीटा माइनस नीटा एच वाई, और आपका ई वाई इज इक्वल टू ईटा एच जेड। इन दोनों का हमने स्क्वायर किया, ऐड कर दिया, तो फाइनली हम इसे क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मॉड ऑफ ई स्क्वायर इज इक्वल टू ईटा स्क्वायर एच स्क्वायर मॉड ऑफ एच स्क्वायर। और अगर हम इसका ओवरऑल रूट ले लें तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, ईटा इज इक्वल टू अंडर रूट सॉरी ई बाय मॉड ऑफ ई डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एच। ठीक है, तो जैसा कि हमने अभी ही बताया था, आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपका जो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस होता है वो ई और एच का रेशियो होता, और यही मुझे फाइंड आउट करना था। इतने में कोई प्रॉब्लम मुकेश? हेलो, ठीक है, तो यहाँ से हमने इंट्रिंसिक इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होती है फॉर किसके लिए हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। ठीक, अब नेक्स्ट जो है हमारा कि वैल्यू हमारी आ गई ई बाई एच से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर थोड़ा सा और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं ईटा इज इक्वल टू अंडर रूट जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। ये वैल्यू मैंने ईटा के ही जस्ट इक्वल इस इक्वेशन में कंसीडर की थी। तो अगर हमें परमिएबिलिटी और परमिटिविटी और कंडक्टिविटी के फॉर्म में लिखना है तो हम इंट्रिंसिक इम्पीडेंस इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, और अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में लिखना है तो हम ईटा इज इक्वल टू ई बाई एच से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आपके दो केसेस आते हैं। इससे पहले आपका लॉसलेस मीडियम बता दिया, लॉसी मीडियम बता दिया, बट लॉसी मीडियम में आपके दो केसेस आपके लाइक करते हैं कि जैसे होता है ना कि आपका इसमें हमें स्टडी करनी है कि आपका जो पैरामीटर है दैट मीन्स फेस कांस्टेंट, एटेन्युएशन कांस्टेंट या प्रोपागेशन कांस्टेंट, या जो वेव है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, उसमें प्रोपागेट कर रही है, तो उसके लिए पर्टिकुलर कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो हम यहाँ पे अभी तक जो हमने ये कंसीडर किया हुआ था तो उसमें लॉसलेस मीडियम कंसीडर किया हुआ था, और अभी जस्ट इससे पहले भी लास्ट लेक्चर में मैंने कंसीडर किया था लॉसी मीडियम के लिए। तो लॉसी मीडियम के लिए मैंने वहाँ पे बताया हुआ था कि इन केस ऑफ लॉसी डाइलेक्ट्रिक के केस में आपका जो कंडक्टिविटी होती है मटेरियल की वो क्या होती है, जीरो के इक्वल नहीं होती है। ठीक है, तो एक यहाँ पे अब हमें स्टडी करना है कि अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू क्या होगी और आपका अगर मटेरियल जो आप यूज कर रहे हैं अगर वो गुड कंडक्टर है या आपका गुड डाइलेक्ट्रिक है। ठीक, तो इन केस ऑफ आपका गुड डाइलेक्ट्रिक सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन इज वेरी वेरी लेस देन होता है। ठीक है, और अगर हम इस केस की बात करें फॉर गुड कंडक्टर की तो वहीं पे सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1 के। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है जहाँ पे करंट का कंडक्शन ना हो। ठीक है, तो एक गुड डाइलेक्ट्रिक के केस में हमें क्या करना है, सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, लेस देन। दैट मीन्स अगर सिग्मा की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन है आपका किससे, ओमेगा एप्सिलॉन से, सिग्मा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडक्टिविटी को। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर 1 से बहुत लेस देन होगी तो हमारा मटेरियल कंसीडर किया जाता है गुड डाइलेक्ट्रिक, और सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होती है तो वो मटेरियल हमारा कैसा कंसीडर किया जाता है, गुड कंडक्टर। ठीक, अभी तक जो हम स्टडी कर रहे थे वो किसके लिए था, केवल लॉसी मीडियम के लिए, उसमें गुड और बैड की बात नहीं की गई थी। ठीक है, अब हम ये कंसीडर कर रहे हैं क्या है कि जो हमारा मटेरियल है वो क्या है, गुड डाइलेक्ट्रिक है। ठीक, तो इन केस इससे पहले हमने
लॉसी मीडियम के लिए यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ था कि आपका अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होती है। अल्फा हमारे क्या निकला था, ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 2 विद इन ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर माइनस 1, और बीटा की वैल्यू आपको की हमने इससे रिप्रेजेंट की। तो इन दो इक्वेशन का यूज करके हम क्या निकालेंगे, फॉर गुड डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वी नो दैट ये यूजिंग दिस एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू अभी मैंने ऊपर दिखाई आपको कि मैंने लास्ट लेक्चर में ये डेरिवेशन किया हुआ था। तो अल्फा की वैल्यू नियर अबाउट इसके आई थी, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाय 2 विद इन ब्रैकेट 1 प्लस, यहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ था, अंडर रूट सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर माइनस 1 था। ठीक है, बट यहाँ पे 1/2 कैसे आया, यहाँ पे मैं क्या कंसीडर करके चल रही हूँ कि सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन किससे लेस देन है, 1 से लेस देन है। तो इसका मतलब ये है कि अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन की जो वैल्यू है, अगर वो उसको अगर हम ब्रेक करना चाहें तो और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना चाहें, जब कोई भी वैल्यू जो होती है, ये मैथ्स में आप पढ़ चुके होंगे कि व्हेन जैसे यहाँ पे लिया हुआ है सिंस ए इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, तो हम अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर की जो वैल्यू है, मतलब जो भी पावर होती है यहाँ पे ओवरऑल एक्सप्रेशन की, वो किसके, वो आपका क्या आ जाती है यहाँ पे, जो भी आपका कांस्टेंट होता है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ जाती है। तो अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर बाय 2। कैसे, जब आपकी वैल्यू ए की जो वैल्यू है वो आपकी 1 से लेस है। तो यही चीज इस एक्सप्रेशन में यूज की है। तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पे ही इसको ओपन कर लिया कि हम इसमें अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर, जो ओवरऑल पावर है, ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ गई, यहाँ पे 1/2 ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन। क्यों ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि फॉर गुड डाइलेक्ट्रिक के केस में सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, 1 से लेस देन। तो जब आप इसमें यूज करेंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन। और 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से देखिए अल्फा की वैल्यू जो आई, अल्फा क्या है आपका, एटेन्यूएशन कांस्टेंट। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 अंडर रूट म्यू बाय एप्सिलॉन। ठीक है, तो हमें फॉर गुड डाइलेक्ट्रिक अगर आपका मटेरियल है उस केस में जो आपका एटेन्यूएशन कांस्टेंट होता है दैट इज गिवन बाय सिग्मा बाय 2 अंडर रूट म्यू बाय एप्सिलॉन। ठीक है, इसे मैंने इक्वेशन 26 कंसीडर कर लिया। सिमिलरली ऐसे ही हमें बीटा की वैल्यू भी पता थी, लास्ट एक्सप्रेशन में हमने दिखाया हुआ था। तो सेम आपका यही वैल्यू यहाँ पे जब आप यूज़ करेंगे, जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे सेम वही आ जाएगा, अंडर बीटा इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाय 2 विद इन ब्रैकेट 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 1। इस केस में अल्फा की केस में ये कैंसिल था क्योंकि 1 पॉजिटिव निगेटिव आ रहा था, ये ऐड हो जाएगा। तो ओवरऑल हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर से इन्होंने अप्रॉक्सीमेशन लगा दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो बीटा इज इक्वल टू क्या है हमारा, ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन विद इन ब्रैकेट 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 4 ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन। अब सेम हेयर यहाँ पे भी क्या है, सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, 1 से बहुत लेस देन है। तो फिर से आप यही चीज़ यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/8। तो वी कैन राइट दैट, इस अप्रॉक्सीमेशन को यूज़ करेंगे तो वी कैन गेट बीटा इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन विद इन ब्रैकेट 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 8 ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर। तो यहाँ से फॉर गुड डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए हमें दोनों ही वैल्यू पता चल गई कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोपागेशन कांस्टेंट एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फेज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट कर ली। अगर आपको और भी डिफाइन करना है, जैसे न्यूमेरिकल में कभी कदार गिवन होता है कि आपका पर्टिकुलर वेलोसिटी बताइए, वेव की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, तो वी नो दैट द वेलोसिटी ऑफ वेव इज गिवन बाय ओमेगा बाय बीटा। ठीक, तो ओमेगा बाय बीटा, बीटा की वैल्यू इक्वेशन 27 10.27 से जब यहाँ पुट करेंगे
तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू 1/√μ विद इन ब्रैकेट 1 + 1/8 सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। अब सेम हियर फिर से वही चीज है कि आपका फॉर गुड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, 1 से लेस देन है, वेरी वेरी लेस देन 1 है। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन सेम यहाँ पे यूज करेंगे, तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू 1/√μ विद इन ब्रैकेट। यहाँ पे माइनस कैसे आया हुआ है कि आप डिनोमिनेटर का टर्म जो है वो न्यूमरेटर में ले गए, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू माइनस में आ जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आ गई, v इज इक्वल टू √μ विद इन ब्रैकेट 1 - सिग्मा स्क्वायर अपॉन 8 ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन। ठीक, अब अगर हम फ्री स्पेस के लिए निकालना चाहते हैं तो फॉर फ्री स्पेस के लिए म्यू की वैल्यू म्यू नॉट के इक्वल हो जाती है और एप्सिलॉन जो परमिटिविटी होती है वो एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगी। तो जब आप फ्री स्पेस के लिए वेव की लॉस निकालेंगे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√μ0 एप्सिलॉन, और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे डेट इज इक्वल टू आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट के जस्ट इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो v नॉट है वो फ्री स्पेस के लिए यूज किया गया हुआ है। तो अगर हम इसे और सिंप्लीफाई फॉर्म में डेट मीन्स लाइट की वेलोसिटी के फॉर्म में यहाँ पे लिखना चाहते हैं या फॉर फ्री स्पेस के लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू 1/v0 1 - सिग्मा स्क्वायर अपॉन 8 ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन। ठीक, सेम हियर आपका इंट्रिंसिक इम्पीडेंस, क्योंकि हमें हर एक मटेरियल के लिए उसके जो जो कोफिशिएंट्स है, जैसे अभी मैंने एटेन्यूएशन कांस्टेंट निकाला था, फेज कांस्टेंट निकाला, वेव की वेलोसिटी निकाली। सेम यार अगर इंट्रिंसिक इम्पीडेंस क्या होता है, तो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस अभी आपने लॉसी मीडियम के लिए देखा था कि यहाँ पे क्या था, दिस वन थीटा इज इक्वल टू √j⍵μ अपॉन सिग्मा प्लस j⍵ एप्सिलॉन। ये वैल्यू हमने अभी निकाली थी, ठीक है, लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। ठीक है, तो इस केस में हम गुड डाइलेक्ट्रिक के लिए निकाल रहे हैं, तो बस हमें वहाँ पे रीअरेंज करना है। मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या लिख दी है, दिस वन j⍵, यहाँ से जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, म्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, 1 + सिग्मा अपॉन j⍵ एप्सिलॉन। सेम यहाँ आपका सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो आप फिर वही वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू इंट्रिंसिक इम्पीडेंस क्या आ जाएगा, ईटा इज इक्वल टू √μ अपॉन एप्सिलॉन विद इन ब्रैकेट 1 - सिग्मा अपॉन j⍵ एप्सिलॉन। ठीक है, इस अप्रॉक्सीमेशन का यूज किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फाइनली इसे अगर आपको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो इस केस में आप क्या करिए, ईटा इज इक्वल टू आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, दिस वन, ये ओवरऑल में रूट नहीं है। ठीक है, ईटा इज इक्वल टू √μ/एप्सिलॉन विद इन ब्रैकेट है आपका 1 +, यहाँ पे आप जब रूट को ब्रेक करेंगे तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ओवरऑल यहाँ पे माइनस आपका 1/2 आएगा। ठीक है, तो ये इन्होंने रूट अलग कर दिया हुआ है। तो ईटा इज इक्वल टू √μ अपॉन एप्सिलॉन विद इन ब्रैकेट 1 + j⍵ सिग्मा अपॉन 2 ओमेगा एप्सिलॉन। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करते हैं कि जो भी आपका मटेरियल है, दैट मीन्स जिस भी मटेरियल के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसमें जितने भी पैरामीटर एनालिसिस हमें करना है, दैट मीन्स फेज कांस्टेंट, ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, ठीक है, और आपका वेव का प्रोपगेशन, एटेन्यूएशन कांस्टेंट, उसका इंट्रिंसिक इम्पीडेंस क्या होता है, उस चीज़ को हमने यहाँ पे पर्टिकुलर क्या किया हुआ है, एनालिसिस किया हुआ है। ठीक है, सेम आपका फॉर आपका अगर जैसे इससे पहले वाले केस में हमने क्या लिया हुआ था, फॉर गुड डायलेक्ट, आपका क्या था, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए था। ठीक है, अब अगर आपका जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं अगर वो आपका गुड कंडक्टर है, ठीक है, तो फॉर गुड कंडक्टर के लिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर गुड डाइलेक्ट्रिक के लिए आपका क्या होगा, फॉर गुड कंडक्टर। ठीक है, फॉर गुड कंडक्टर के लिए सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। सिग्मा आपका पहले ही बता चुकी कंडक्टिविटी है। ठीक है, तो उस केस में सेम जैसे हमने अभी पीछे क्या किया हुआ था कि आपका
गुड कंडक्टर के लिए सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन की वैल्यू 1 से लेस देन थी, वेरी वेरी लेस देन 1 थी, तो वहाँ पे हमने फेज कांस्टेंट निकाला था, एटेन्यूएशन कांस्टेंट निकाला था, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस निकाला था। सेम हियर यहाँ पे आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आती है फॉर गुड कंडक्टर के केस में। फॉर गुड कंडक्टर के लिए सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होता है, तो इस केस में हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आ रही है वो फाइंड आउट करनी है, और आपका इंट्रिंसिक इम्पीडेंस क्या आता है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो कुछ भी नहीं है आपका, सेम आपका हमने इससे पहले यहाँ पे गामा की वैल्यू निकाली हुई थी। गामा की वैल्यू मेरी क्या निकली हुई थी, दिस वन। गामा को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गामा स्क्वायर इज इक्वल टू जे ओमेगा म्यू विद इन ब्रैकेट सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, ये वैल्यू हमारी निकली हुई थी। ठीक, तो इस केस में फॉर गुड कंडक्टर के केस में सेम हियर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गामा स्क्वायर की वैल्यू मैंने लिख दी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, सिग्मा को कॉमन ले लिया हुआ है, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, गामा स्क्वायर इज इक्वल टू जे ओमेगा म्यू सिग्मा अपॉन सिग्मा विद इन ब्रैकेट 1 प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन बाय सिग्मा। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों किया हुआ है, क्योंकि हमें फॉर गुड कंडक्टर के लिए वी नो डैट सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, तो हमें इसी फॉर्म में इक्वेशन को बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन किस फॉर्म में बन गया, 1 प्लस जे ओमेगा म्यू जे ओमेगा एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा के फॉर्म में। ठीक है, अब वी नो डैट सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, तो हम ये वैल्यू जो होगी जे ओमेगा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय सिग्मा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से बहुत ही कम हो जाएगी, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो हमारे यहाँ से गामा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे ओमेगा म्यू सिग्मा। ठीक, नेक्स्ट अगर हमें इसमें एंगल भी फाइंड आउट करना है तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि ये वैल्यू किसके इक्वल थी, गामा स्क्वायर के इक्वल थी, तो हम इसे यहाँ से गामा निकाल लें, दैट मीन्स आपका प्रोपागेशन कांस्टेंट गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट जे ओमेगा म्यू सिग्मा। ठीक, अगर हमें इसमें एंगल फॉर्म में निकालना है तो आपको पता होगा कि tan इनवर्स जो होता है इनफाइनाइट की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 90 डिग्री होती है, क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, 0 है, तो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, अंडर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा, एंगल आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे रूट से जब आप एंगल को कैलकुलेशन यहाँ से हटाएंगे, डैट मीन्स एंगल जस्ट इसका क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका प्रोपगेशन कांस्टेंट है गामा अंडर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा, एंगल आपका क्या हो गया 45 डिग्री। ठीक, क्यों, क्योंकि ये जस्ट यहाँ से जब भी एंगल आप इस तरह सॉल्व करते हैं, अगर वहाँ पे पावर हाफ दी हो, जो भी पावर दी हो उसका जस्ट हम क्या करते हैं, एंगल में डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा एंगल क्या आ गया 45 डिग्री। ठीक, अब यहाँ से हमें प्रोपगेशन कांस्टेंट मिल गया। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा मिल जाएगा तो हम वहाँ से वेलोसिटी जो है वेव की वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर से हमने यहाँ यूज़ किया गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 2j अल्फा बीटा। ठीक है, जब आप इक्वेट करेंगे तो इसकी वैल्यू रियल को रियल से और इमेजनरी को इमेजनरी से इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पे इमेजनरी पार्ट जो है वो तो गिवन है, रियल पार्ट क्या है 0 है, तो जैसे ही इक्वेट करेंगे रियल पार्ट को तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो हम अल्फा इज इक्वल टू बीटा लिख सकते हैं। फिर इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करा दें, तो इमेजनरी पार्ट को जैसे ही आप कंपेयर कराएंगे यहाँ पे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू ओमेगा म्यू सिग्मा। ठीक, अब यहाँ पे अल्फा के प्लेस पे आप किसी वन फॉर्म में, किसी वन वेरिएबल के फॉर्म में आप इस इक्वेशन को क्या कर लीजिए, बना लीजिए। ठीक है, तो अल्फा के बीटा के प्लेस पे हम अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम प्रूव कर चुके हैं कि अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है बीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा म्यू सिग्मा। यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकली हमारी, अल्फा इज इक्वल टू अंडर म्यू ओमेगा म्यू सिग्मा बाई 2। ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 31, और जो अल्फा की वैल्यू होगी वही बीटा की इक्वल होगी, क्योंकि ये दोनों जस्ट क्या थे, इक्वल थे, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा बाय 2। ठीक,
अब ये हमें अल्फा बीटा भी यहाँ पे पता चल गया। नेक्स्ट हमें वेलोसिटी निकालनी है वेव की, तो v इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा बाई बीटा। बीटा की ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे आफ्टर कैलकुलेशन के बाद v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा। ठीक, सेम इंट्रिंसिक इम्पीडेंस निकाल लिया हुआ है, तो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस तो वही है आपका अंडर रूट जे ओमेगा म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा एप्सिलॉन था, तो हमने इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया हुआ है। सेम ईयर आपका क्या होगा यहाँ पे इस क्वांटिटी को, क्योंकि जे ओमेगा एप्सिलॉन जो वैल्यू है ये आपकी क्या है 1 से बहुत ही लेस देन 1 होगी, तो हम इस क्वांटिटी को यहाँ पे निगलेक्ट कर देंगे, तो फाइनली जो वैल्यू आएगी वो हमारी आ जाएगी ईटा इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू ओमेगा म्यू सिग्मा डिवाइडेड बाय एंगल 45 डिग्री। तो इस तरह हमने क्या देखा कि आपका पर्टिकुलर लॉसी मीडियम के लिए आपका प्रोपगेशन कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट और उसका इंट्रिंसिक इम्पीडेंस क्या होता है वो हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने ये देखा फॉर गुड डाइलेक्ट्रिक के केस में आपका वैल्यू क्या आएगी अल्फा बीटा, और वेव का प्रोपगेशन किस वेलोसिटी से हो रहा है वो हमने निकाला, और उसका इंट्रिंसिक इम्पीडेंस निकाला। नेक्स्ट लास्ट में हमने ये देखा कि आपका अगर मटेरियल आपका गुड कंडक्टर है तो उस केस में आपका अल्फा बीटा गामा की क्या वैल्यू आ रही थी, वेव की क्या वेलोसिटी आई थी, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस क्या आया था। ठीक है क्लास, आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे।